बारिश में गांव और शहरी बहू की जिम्मेदारी। सपना रसोई में खाना बना रही होती है तो वहीं गांव की कुछ पड़ोसन शांति से मिलने उसके घर आती हैं और बैठती हैं, जहां शांति हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रही होती है। शांति बहन, मैंने सुना है शहर से तुम्हारे छोटे बहू बेटे आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है बहन, उनके आने की खुशी में तो मैंने घर में 56 भोग बनवाया है। चलो अच्छी बात है जो आ रहे हैं, वरना गांव की कुछ औरतें तो कह रही थी कि तुम्हारा बेटा शहर में घर जमाई बनकर बैठ गया है। अरे आग लगे उन औरतों के मुंह में जो ऐसी बात कर रही थी। मेरा बेटा शहर पढ़ने के लिए गया था और वहीं नौकरी कर रहा था। लड़की शहर में रहती है और वहीं मेरा बेटा काम कर रहा था, इसीलिए शादी के बाद शहर में चला गया, पर अब काम खत्म हो चुका है। घर आई औरतों को सुनाकर शांति गुस्से में रसोई में जाती है। खाना बना या नहीं, मेरे बेटे बहू घर आते ही होंगे। माँ जी, सारा खाना बन गया है। शांति, तुम चाहे जो भी कहो, पर तुम्हारी बड़ी बहू काफी समझदार है। तुम एक बार बोलती हो वो 10 तरह का खाना बना कर रख देती है। तुम तो रहने ही दो, मेरे घर में आग मत लगाओ। शांति की बातें सुनकर आई औरतें वहां से चली जाती हैं। कुछ देर में आसमान में काले बादल छा जाते हैं और तेज आंधी तूफान चलने लगती है और घर के बाहर खड़ी सपना फिक्र जताकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, बारिश जैसा मौसम हो गया है, अब तक तो देवर जी को देवरानी जी के साथ आ जाना चाहिए था। सपना इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनकी नजर सूरज पर पड़ती है, जो अमित और पूजा को बैलगाड़ी में लेकर आ रहा था। और घर में आते ही पूजा घर वालों से कहती है, शहर में तो इतनी बारिश ही नहीं होती और यहाँ देखो कितना अच्छा मौसम हो गया है। सुहाना मौसम और तेज हवाएं चलता देख पूजा काफी खुश होती है। वो अंदर घर में जाने ही लगती है कि तभी तेज बारिश होने लगती है। अरे, बारिश शुरू भी हो गई। आप सब सामान लेकर अंदर आ जाओ, मैं बारिश में चली नहाने। और माँ जी, अगर इस बारिश में आप मेरे लिए पकौड़े बनवा देती तो मुझे अच्छा लगता। आखिर ससुराल में मेरी पहली बारिश है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। सुना बड़ी बहू तूने, तेरी देवरानी ने क्या कहा। अब तू जा, जल्दी से थोड़े पकौड़े भी बना ले और तुम दोनों सारा सामान लेकर अंदर चलो। सूरज और अमित सारे सामान अंदर घर में ले जाते हैं तो वहीं सपना सभी घर वालों के लिए पकौड़े बनाती है और पूजा बाहर बारिश में जाकर नाच कर नहाने लगती है। कितना मजा आ रहा है ससुराल में आते ही बारिश में नहाने में। जहां पूजा बारिश में नहा रही होती है तो वहीं बेचारी रसोई में सपना पकौड़े बना रही होती है। कुछ ही देर में नहाकर पूजा घर में आती है, जहां सभी घर वाले बैठकर पकौड़े खा रहे होते हैं। चेंज करके आ गई तुम, देखो तुम्हारे फेवरेट पकौड़े भी बन चुके हैं। हाँ बहू, आजा बैठ जाओ और हमारे साथ ही खा ले। नहीं माँ जी, अब तो बारिश भी बंद होगी और अब मेरा मन नहीं है पकौड़े खाने का, मैं फिर कभी खा लूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर पूजा घर का कोई काम नहीं करती और शांति भी पूजा को अपने छोटे बेटे की वजह से कुछ ज्यादा लाड प्यार करती है। और ये देख सपना को बुरा लगता है और एक दिन सपना पूजा के कमरे में जाती है, जहां वो फेस मास्क लगाकर बैठी थी। पूजा, अब तुम्हें भी यहीं रहना है, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। मैं जब तक खाना बना रही हूँ तुम घर की सफाई कर लेना। हाँ दीदी, क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, हम दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है अपने ससुराल को संभालने की। पूजा की ये बात सुनकर सपना को काफी अच्छा लगता है और वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। तभी तेज आंधी तूफान चलने लगती है। खाना बनाते हुए सपना जब देखती है कि बाहर तेज आंधी तूफान चल रही है तो वो रसोई की खिड़की बंद कर पूजा को आवाज देते हुए बोलती है, पूजा, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान चल रही है, किसी भी वक्त बारिश हो जाएगी। बाहर आंगन में तार पर कपड़े सूख रहे हैं, वो उतार लो। और घर की सारी खिड़की दरवाजे भी बंद कर देना, वरना धूल घर में आ जाएगी। इतना बोलकर सपना फिर से काम पर लग जाती है, पर पूजा इस आंधी तूफान में काम न करके आंगन में जाकर अपनी अच्छी अच्छी फोटो क्लिक करने लगती है। तो वहीं ये सब देखकर शांति बाहर से जल्दी से सारे कपड़े उतारती है और सभी खिड़की दरवाजों को बंद करती है। अब जैसे ही बाहर सपना आती है वो देखती है कि बारिश शुरू हो चुकी है और पूजा आराम से बैठी है। पूजा, मैंने तुम्हें कुछ काम बोला था और तुम आराम से बैठी हो। बहू, अगर बैठी है तो क्या हुआ, तूने जो काम बोला था वो मैंने कर तो दिया। माँ जी, आप कितनी अच्छी हैं। दीदी, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है और आपके हाथों में तो जादू है। प्लीज 2-3 तरह के पकौड़े बना लो ना। वैसे भी जेठ जी, पापा जी और अमित भी घर आते ही होंगे, उन्हें भी इस बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने को मिल जाएंगे। क्यों माँ जी? पूजा ने शांति के सामने पकौड़े बनाने को कहा था, इसलिए सपना मना नहीं कर पाती और वो रसोई में जाकर एक बार फिर आलू, प्याज और पालक काटती है। साथ ही एक बर्तन में बेसन का घोल बनाकर पकौड़े बनाने लगती है।
कुछ ही देर में विनोद तांगे पर अपने दोनों बेटों के साथ घर आता है और वो तीनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। जल्दी से वो तीनों गंदे पैर लेकर घर में आ जाते हैं और इस वक्त सपना पकौड़े लेकर बाहर आती है और गंदा घर देखकर परेशान हो जाती है। अभी मैंने पूरे घर की सफाई करी थी, फिर से गंदा हो गया। पापा जी आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं, देखिए दीदी पकौड़े भी लेकर आ गई। आप जल्दी से आप तीनों चेंज करके आ जाओ, फिर हम सब पकौड़े एंजॉय करेंगे। पूजा जब तक पापा सूरज अमित जी कपड़े चेंज कर रहे हैं तुम घर साफ कर लो। देखो पूरा फर्श गीला और मिट्टी से गंदा हो गया है। दीदी आप कर लो ना सफाई, बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है। मैं सोच रही थी कि बारिश में नहा लूं और कुछ रील बना लूं। देखा मैंने तो कैमरा भी ऑन कर लिया। कोई बात नहीं बहू, तुझे बारिश एंजॉय करनी है, जाकर एंजॉय कर। ये साफ सफाई घर के काम बड़ी बहू देख लेगी। वैसे भी वो शुरू से ही गांव में रही है, उसे ये सब करना बहुत अच्छे से आता है। बड़ी बहू तू ये सब संभाल ले, छोटी बहू शहर से आई है, उसे ये सब नहीं आता। वैसे भी बहुत दिनों बाद मेरे छोटे बहू बेटे घर आए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। माँ जी अपनी छोटी बहू की खुशियों के लिए मेरी खुशियों का गला क्यों घोट रही हैं? इस बारिश में घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, जबकि देवरानी जी तो बारिश के मजे ले रही है। पर मुझे माँ जी को और देवरानी जी को भी बताना होगा कि ससुराल में दोनों बहुओं की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। सपना बिना कुछ बोले अंदर से पोंछा लगाती है और पूरा फर्श साफ करती है। पूरा परिवार हॉल में बैठकर बारिश को देखते हुए पकौड़े खाता है। तो वहीं थोड़े से पकौड़े खाकर पूजा भी बाहर बारिश में नहाने के लिए चली जाती है और अपनी सास को फोन पकड़वाकर रील बनाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और इस बार जब बारिश शुरू होती है तो लिविंग हॉल में बैठी थी शांति पूजा। तभी शांति कहती है, सपना बहू बारिश शुरू हो गई है, झाड़ू कपड़े उपले बहुत से सामान बाहर ही रखे हैं, जल्दी से उन्हें अंदर कर ले। और दीदी आज पनीर की पकौड़ी भी बना लेना। माँ जी मुझे काम करने में कोई परेशानी नहीं, पर सुबह से मुझे बुखार है। पूजा आज पकौड़े तुम बना लो, आखिर एक दिन माँ जी को भी तो तुम्हारे हाथों के पकौड़े खाने को मिले। और बाहर ज्यादा सामान नहीं रखा, पहले वो अंदर कर लो, वरना गीले हो जाएंगे तो पापा जी नाराज हो जाएंगे। कोई बात नहीं दीदी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप आराम करो। माँ जी आप बाहर से सारा सामान अंदर रखवा दो, जब तक मैं पकौड़ी का इंतजाम करती हूँ। पूजा किसी भी काम को करने से मना नहीं करती और अपना काम शांति को दे देती है। शांति बेचारी बारिश में भीगती हुई बाहर जाती है और सारा सामान घर में रखती है। तो वहीं पूजा ऑनलाइन पकौड़े ऑर्डर कर देती है और जब पूरा परिवार घर में पकौड़े का इंतजार करता है तो डिलीवरी बॉय घर आता है और पूजा सभी को पकौड़े खाने को देती है। बहू बाहर से पकौड़े मंगवाने से अच्छा तुम घर में बना लेती, ये पकौड़े तो खराब हैं। अगर इन खराब पकौड़े को खाया तो हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। एक काम करो पूजा, तुम घर में जाकर थोड़े से पकौड़े बना ही लो। घर वालों के कहने पर पूजा इस बार मना नहीं कर पाती और रसोई में जाकर मोटे पतले आलू काटकर पकौड़े बनाना शुरू करती है, जिसमें उसके आधे से ज्यादा पकौड़े जल जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं। पूजा घर वालों को खाने को देती है तो सब उसके पकौड़े को देखकर हंसने लगते हैं। पूजा तुमने पहली बार पकौड़े बनाए हैं क्या? इन पकौड़े की शक्ल तो देखो, ये तो पूरे जल गए हैं और इनमें से तो कुछ कच्चे भी हैं। मुझे ऐसे ही पकौड़े बनाने आते हैं माँ जी, मैं नहीं करने वाली कोई भी काम, मेरा मजाक बना रहे हैं सब। अब जब तक दीदी ठीक नहीं हो जाती आप ही संभालना सारी जिम्मेदारी। पूजा नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है। शांति अपनी बहू को और नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खुद घर के काम करने लगती है। देखते ही देखते 3 से 4 दिन बीत जाते हैं और इस बारिश की वजह से कभी शांति अकेली पकौड़े बनाती तो कभी दौड़ती हुई घर में जाती और सारी खिड़की दरवाजे बंद करती ताकि बारिश का पानी घर में ना आ जाए। और जब उसके दोनों बेटे पति बारिश में भीगते हुए घर आते तो वो गीले कपड़े कभी सोफे पर रख देते तो कभी खुद पूरे घर में घूमते, जिससे पूरा घर भी गीला हो जाता और शांति अकेले उसे साफ भी करती। पर पूजा कुछ नहीं करती और परिवार वालों के साथ बैठकर पकौड़े और बारिश का मजा लेती। क्या हुआ माँ जी, 2 दिन घर की जिम्मेदारी संभाल कर परेशान हो गई। इस बारिश में अगर इसी तरह अपनी शहरी बहू को सर पर बैठा कर रखा तो वो कुछ नहीं करेगी। इस तरह कल को मेरी तबीयत खराब हो गई तो आपको सारी जिम्मेदारी संभालनी होगी। और अब अपने मन से ये डर निकाल दीजिए कि आपकी बहू बेटा आपको छोड़कर जाएंगे। अब वो हमेशा यहीं रहने के लिए आए हैं, तो अपनी शहरी बहू को इतनी छूट मत दो, वो नहीं जाएगी आपको छोड़कर। तू सही कह रही है बहू, 2 दिन जब मुझ पर घर की जिम्मेदारी आई तब मुझे समझ आया कि बारिश में पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले तेरे कंधों पर थी। अब क्या था, शांति पूजा को भी रसोई में लगा देती है और सपना पूजा को खाना बनाना सिखाती है। अब जब भी बारिश होती तो दोनों देवरानी जिठानी मिलकर काम करते और शांति अपनी छोटी बहू को नहीं बल्कि अपनी दोनों बहू को एक बराबर मानती है। किचन देवरानी के नाम, डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम।
आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह वैभवी अपनी पहली रसोई का खाना बना रही होती है। कुछ देर बाद आई माँ, खाना बनाते बनाते मुझे तो बहुत तेज टॉयलेट आ गई। एक काम करती हूँ, खाना डाइनिंग टेबल पर रख के पहले टॉयलेट चली जाती हूँ। अब वैभवी खाने को डाइनिंग टेबल पर रखकर वॉशरूम जाती है, तभी वहां से गुजरती है अर्चना। अरे देवरानी जी ने खाना तैयार कर दिया, चलो मैं इन सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर परोस देती हूँ। अर्चना डाइनिंग टेबल पर सबके लिए प्लेट लगाती है, फिर सबको खाना परोसती है। पूरा परिवार खाना खाना शुरू करता है। अरे खाना तो बहुत अच्छा बना है। अच्छा पापा जी और सब्जी दूं? रोटी लेंगे आप? माँ जी आपको कुछ चाहिए? नहीं नहीं बहू, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अरे प्रिंस कपिल, तुम दोनों ने तो कुछ लिया ही नहीं, खाना अच्छा नहीं है क्या? नहीं, खाना तो बहुत अच्छा बना है। तभी वहाँ वैभवी आती है ये सब देखकर। अरे जेठानी जी, ये क्या किया आपने? मैं आ तो रही थी डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने, फिर आपको खाना लगाने की क्या जरूरत थी? वैभवी, मुझे लगा कि तुम इतना सारा खाना बनाकर थक गई होगी, इसीलिए मैं खाना परोसने लगी। पर जेठानी जी, खाना बनाया तो मैंने थे ना, फिर आप उसे कैसे परोस सकती हैं? अरे राई का पहाड़ बनाना जरूरी है क्या तुम दोनों देवरानी जेठानी को? अब एक शब्द में तुम दोनों के मुंह से मैं सुन ना लूं। अब इस तरह अर्चना दोपहर और रात में भी वैभवी के बनाए हुए खाने को डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है और सबके खा लेने के बाद डाइनिंग टेबल को कपड़े से साफ कर रही होती है। क्या जेठानी जी, मैं जब से आई हूँ तब से आपको 3 टाइम बस डाइनिंग टेबल पर कपड़ा मारते हुए खाना परोसते हुए देख रही हूँ, जैसे डाइनिंग टेबल तो जेठानी जी किसी ने आपके ही नाम कर दी हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह अगले दिन चंदा के घर में ममता, गायत्री, सुमित्रा उससे मिलने आती है। छोटी बहू, जा फटाफट कुछ खाने को बना ले, ये तीनों बहुत दूर से आई हैं। जी सासू माँ, वैसे जेठानी जी आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप भी मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, ये नहीं जाएगी, तू जाकर सारा पकवान बना ले और जब बन जाए तो अपनी जेठानी को बता दियो, वो डाइनिंग टेबल पर सबको खिला देगी। ठीक है माँ जी। अब वैभवी गुस्से से तिलमिलाती हुई खाना बनाते हुए, लगता है जेठानी जी ने तो कुछ ज्यादा ही दबदबा बना रखा है। आज तो सासू माँ भी जेठानी जी का ही साथ दे रही थी, जैसे मानो किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम। पर आज तो खाना डाइनिंग टेबल पर मैं ही परोसूंगी। अब गर्मी में पसीने से तर होकर वैभवी किचन में सबके लिए खाना बनाकर तैयार कर लेती है कि तभी अचानक उसे अपने फोन की रिंग सुनाई देती है। अरे इस वक्त किसने मुझे कॉल कर दिया? अच्छा खासा डाइनिंग टेबल पर खाना परोसने जा रही थी। कोई नहीं, अब फटाफट से फोन पर बात करके आती हूँ। अब वैभवी हॉल में आकर फोन पर बात करने लगती है। दूसरी तरफ चंदा रसोई में बने हुए खाने को देखकर रसोई से दूर खड़ी अर्चना से कहती है, बड़ी बहू, तेरी देवरानी ने किचन में खाना बना लिया है। मैं सभी खाने को लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, तू सभी खाने को डाइनिंग टेबल पर लगा दे। ठीक है माँ जी। अब एक बार फिर डाइनिंग टेबल पर अर्चना सबका खाना परोसने लगती है। खाना तो बहुत लाजवाब बना है। हाँ, खाना तो तकरीबन बहुत अच्छा बना है। दूसरी तरफ फोन पर बात करती वैभवी, अरे कोमल, तू फोन रख, तुझसे बात करने के चक्कर में मैं तो भूल ही गई कि मुझे डाइनिंग टेबल पर खाना परोसना था। अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ फोन रख, तू ही है जो बात बना रही है। अब जब तक वैभवी डाइनिंग टेबल के पास आती तब तक मेहमान खानों का चटकार लेते हुए अर्चना की तारीफ कर रहे होते। ये सब देख वैभवी गुस्से में डाइनिंग टेबल से दूर खड़ी अर्चना से कहती है, जेठानी जी, आप अपने आप को समझती क्या हो? जब खाना बनाती मैं हूँ तो परोसूंगी भी मैं ही ना, लेकिन हर बार किचन में काम मैं करती हूँ और डाइनिंग टेबल पर खाना आप परोसती हो, और जैसे किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम हो। ये कैसी बात कर रही हो वैभवी? मैं तो बस। क्या हो गया छोटी बहू? बड़ी बहू को साइड में ले जाकर उससे क्या खुसुर फुसुर कर रही है? जा सभी जूठे बर्तनों को जाकर किचन में साफ कर दे। रुकिए देवरानी जी, मैं अभी डाइनिंग टेबल साफ करके सारे जूठे बर्तन इकट्ठे आपको दे देती हूँ, इससे आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। कैसे महान बन रही है मेरी जेठानी इन 2 काम को करके। बहुत बहुत मेहरबानी जेठानी जी, आपने मेरे लिए इतना सोचा। अब अर्चना कपड़े से डाइनिंग टेबल को साफ करके सारे जूठे बर्तन वैभवी के हाथ में देती है, वहीं किचन में बर्तन को मांजती वैभवी। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरी जेठानी जी शुरू से ही किचन से दूर भागती हैं, या मेरे आते ही इनके भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, जो किचन में कदम रखने से पहले इन्हें मौत आती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और अब वैभवी भी अकेले किचन को संभाल कर परेशान हो चुकी होती है। तभी एक दिन वैभवी झूठा सरदर्द का बहाना करके अर्चना से कहती है, जेठानी जी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, क्या आप किचन में जाकर मेरे लिए 1 कप चाय बना देंगी? देवरानी जी, मैं नहीं बना पाऊंगी आपके लिए चाय। अगर किचन के बाहर का कोई काम है तो बोलिए, मैं वो कर देती हूँ। नहीं जेठानी जी,
मुझे तो एक कप चाय ही पीनी है, मेरे सर का दर्द चाय पीकर ही ठीक होता है। तभी वहाँ आती चंदा ये सारा नजारा देखकर, छोटी बहू ये क्या कर रही है तू? जब बड़ी बहू कह रही है कि वो किचन का कोई काम नहीं कर पाएगी तो जबरदस्ती उसे चाय बनाने को कहना जरूरी है? जा जाकर खुद बना ले और मेरे लिए भी बनाना। बहू, एक कप मेरे लिए भी बना देना। अब वैभवी गुस्से से भनभनाती हुई किचन में आकर चाय बनाने लगती है। देखा कैसे सासू माँ जेठानी जी के पक्ष में बोल रही थी, जैसे सासू माँ ने तो किचन देवरानी के नाम और डाइनिंग टेबल जेठानी के नाम कर दिया हो। अरे मैं तो इस किचन की नौकरानी बनकर रह गई हूँ, क्योंकि जेठानी जी तो किचन में कदम रखती ही नहीं है। तभी उस रात वैभवी अपने पति कपिल से लड़ती हुई, कपिल कपिल ये सब क्या है? क्या हुआ? क्या है वैभवी? होगा क्या कपिल, तुम मुझे एक बात बताओ, बहू के हिस्से में उसका पति, उसके ससुराल वाले, उसका घर, सब कुछ आता है ना, पर तुम्हारे इस घर में सिर्फ मेरे नाम एक किचन ही क्यों किया हुआ है? और सब कुछ क्यों नहीं? और मेरे साथ तुम्हारी बड़ी भाभी, वो कभी किचन में क्यों नहीं आती? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंह में क्या दही जमा रखी है तुमने? मैं क्या बोलूं वैभवी, मैं बस इतना कहूंगा कि तुम्हारे नाम जो भी काम आया है तुम उसे बखूबी निभाओ। मतलब यही ना कि तुम्हारे पास भी मेरी बातों का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब अपनी जेठानी के किचन में ना आने का रहस्य जानने की जिज्ञासा वैभवी के दिमाग में चरम सीमा पर पहुंच जाती है और उसे कुछ सुझाई नहीं देता। इसलिए अगले दिन जब घर पर कोई नहीं होता, दोनों के पति मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं, वहीं सास मंदिर चली जाती है, ससुर अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वैभवी किचन में एक टेप रिकॉर्डर पर तेज तेज डर के चिल्लाने की आवाज के साथ ड्रामा करती हुई कहती है, बचाओ बचाओ जेठानी जी, आप कहाँ हैं? जल्दी किचन में आइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी जेठानी जी। टेप रिकॉर्डर पर डर की आवाज और वैभवी के चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्चना घबरा जाती है। उसके पसीने छूटने लगते हैं और वह घबराती हुई पहली बार किचन के अंदर कदम रखती है, जहां किचन का गैस ऑन होता है, जिसमें से बनाटेदार लौ निकल रही होती है। और आग को देखते ही अर्चना अपना सर पकड़कर तेज तेज चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई है यहाँ पर? आओ देखो, आग लग गई, आग! अब सिलेंडर फट जाएगा और हम सब आग में जलकर मर जाएंगे। तभी मंदिर से आती हुई चंदा बहू की आवाज सुनकर भग कर किचन में घुसती है। कुछ नहीं हुआ बड़ी बहू, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, शांत हो जा। छोटी बहू, अर्चना यहाँ कैसे आई? तुझे कहा था ना बड़ी बहू को किचन में नहीं आने देना। पर जेठानी जी को हुआ क्या है? ये ऐसे क्यों कर रही हैं? अब कुछ देर में कपिल और प्रिंस भी वहां पहुंचते हैं और अर्चना को उठाकर सोफे पर बिठाते हैं, उसके मुंह पर ठंडा पानी डालते हैं। अर्चना तुम ठीक तो हो ना? देखो सब ठीक है, कहीं कोई आग नहीं लगी। अब मैं पहले से ठीक हूँ। अरे कोई मुझे बताएगा कि जेठानी जी के साथ ये हुआ क्या किचन में जाते ही? छोटी बहू, तेरी जेठानी के दिल में एक सदमा बैठा हुआ है। कैसा सदमा माँ जी? दरअसल वैभवी कई साल पहले तेरी जेठानी की माँ रसोई में खाना बना रही थी और अचानक रसोई की सिलेंडर में आग लग गई और सिलेंडर फटने की वजह से अर्चना की माँ की दर्दनाक मौत हो गई। और यही सदमा अर्चना के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके कारण वह किचन में जाने से बहुत डरती है। तेरे इस घर में आने से पहले रसोई का सारा काम मैं खुद संभालती थी। जेठानी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपके बारे में बहुत गलत सोचती थी, पर आपके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी भावनाओं का मजाक बनाया। कोई बात नहीं देवरानी जी। इस दिन के बाद से वैभवी खुद अपनी जेठानी को धीरे धीरे रसोई में आना सिखाती है और देखते ही देखते अर्चना का डर भी किचन के प्रति हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिसके बाद दोनों देवरानी जेठानी मिलकर किचन को संभालने लगती।